हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सरित क्लासेस। स्वागत है आपका सरित क्लासेस के एक नए इनिशिएटिव में। देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने आए हैं उनसे हम क्या करने वाले हैं, अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए कंसेप्ट पढ़ना एक अलग चीज है, कंसेप्ट को अप्लाई करना एक अलग चीज है। तो अभी हम क्या करेंगे, पढ़े हुए कंसेप्ट को हम स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हुए चलेंगे और जो प्रीवियस ईयर में सवाल आए हुए हैं उसके ऊपर हमें माइंड कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही गहराई में देखने वाले हैं। तो चलिए आज हमारा पहला दिन है 10 MCQ। जानते हैं आपसे एक हफ्ते बाद हम दोबारा रूबरू हो रहे हैं। अभी आपके पास ये लगातार लेक्चर आएंगे, बीच में हो सकता है कि 25 तारीख के बीच में 1-2 दिन लेक्चर ना आए, लेकिन हम पूरी तैयारी करके चल रहे हैं कि आपको कोई भी हमारी तरफ से परेशानी ना हो। तो आपके सामने आ गया है पहला सवाल, KBC का पहला सवाल, सोलर एक्लिप्स कब होता है। सिंपल भाषा में आप बताइए कि सूर्य ग्रहण कब होता है। अब आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि सोलर एक्लिप्स 2020 में हुआ था ये, राइट, और 2021 में हो चुका है ऑलरेडी। तो ये होता कैसे है, ये दिमाग में आपके आना चाहिए। तो इस सवाल के ऊपर क्या करते हैं, हम थोड़ा सा गहराई में देखेंगे, लेकिन मैं आपको सिंपल एक कंसेप्ट बता देता हूं। जब भी इस तरीके का सवाल आया, आप हमेशा याद रखिए, ये हो गया आपके सूर्य देवता। ऑलरेडी मैंने इसका डायग्राम लगा रखा है, टेंशन मत लीजिए। और ये हो गए हैं आपके चंदा मामा। ठीक है, तो कब सोलर होगा, कब जो चंद्र ग्रहण होगा, तो ये आपको समझना यहां से आएगा। अगर सूरज और चांद के बीच में धरती आ जाती है, कभी भी सोलर एक्लिप्स नहीं होगा। इसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, अर्थ का यहां पे होना जरूरी है, क्योंकि जो मून है उसकी जो शेडो है कहां पड़ती है, अर्थ पे पड़ती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, सी हमारा राइट आंसर है। आप जो रेस्ट ऑफ यहाँ पे ऑप्शन दिए इनको भी अप्लाई करके देखिए कि ये सही क्यों नहीं है, इनमें कहीं ना कहीं क्या गड़बड़ है। इसमें देखिए क्या बोला गया, जो सबसे पहला ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि अर्थ बीच में आ जाएगी। अरे पॉसिबल ही नहीं है कि वहां पे सोलर एक्लिप्स बन पाए। फिर उसके बाद बोलता है एट द राइट एंगल। अरे भाई सूरज यहाँ पे, धरती यहाँ पे, ये राइट एंगल पे आ गई, कैसे बन सकता है सोलर एक्लिप्स, नहीं हो पाएगा, राइट। वैसे भी अगर आप देखें तो ये स्ट्रेट ही माना जाएगा, क्योंकि सूर्य देवता की जो रोशनी है वो एकदम सीधी जाती है। वो ऐसे थोड़ी ना कि पहले आधे रास्ते जाएंगे, अरे राइट एंगल लेना है इधर से, फिर ऐसे मुड़ जाएंगे, नहीं, ये बिल्कुल सीधी जाती है। तो पहला सवाल क्लियर हो गया। यही आप क्या देखेंगे, आपके लिए बिल्कुल ब्यूटीफुल यहाँ पे पिक्चर्स लगाई है। सूरज देखिए, सूरज के आगे ये अलग अलग ना सिचुएशन होती है, अलग अलग लोकेशन होती है। आप ये उम्रा 1 2 3 4 जो लिखा है, फिर इसके आगे प्रिम्ब्रा लिखा है, इसके ज्यादा आप मत सोचिए। अब इसके नीचे ना मैंने एक बढ़िया डायग्राम लगाया है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है चांद पे, उसका किस एरिया तक शैडो पड़ता है, राइट। अब इसके बाद अगला जो सवाल आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो सवाल है वो है आपका कैश्यू। कैश्यू क्या होता है, बादाम होती है ना, जो हम डेली खाते हैं। कैश्यू क्या होती है, बादाम होती है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादाम को आलमंड बोला जाता है, कैश्यू होती है काजू। क्या होती है, काजू होती है कैश्यू। स्पेलिंग पे मत जाइए, कोई बात नहीं। तो अभी आपसे सवाल ये पूछा गया है कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, किसका जो कैश्यू को प्रोड्यूस करता है, बताइए। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब। 3 गिनता हूं, 3 गिनने तक आपको क्या बताना है, आंसर बताना है। 1 2 3। तो आप में से तकरीबन सही जवाब देने वाले हैं 10 विद्यार्थी, जिन्होंने बोला है कि सर महाराष्ट्र हमारे हिसाब से क्या है, पहले नंबर पे आता है। तो आपने जो गैस लगाया बिल्कुल सही लगाया। ये जो काजू होते हैं कुछ इस तरीके के आपको दिखाई देते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में ना मैं ओवरव्यू देता हूं कि काजू बेसिकली जो बोलते हैं ना हमारी प्लेट तक पहुंचता है कैसे, उससे पहले उसको किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो इससे पहले देखिए हम काजू के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखें तो आपको ये देखना है कि जो रॉ काजू होता है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, राइट। फिर इसको क्या किया जाता है, नेक्स्ट स्टेप में इसको क्रश किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको क्रश करते हैं, राइट। क्रश करने के बाद, क्रश मतलब जो इसके बाहर का खोल होता है उसको तोड़ा जाता है। उसके अंदर क्या होते हैं, इस तरीके के काजू निकलते हैं और फिर इनको हैंड पिक करके सेग्रीगेट किया जाता है, राइट। और इसके बीच में ये सारे प्रोसेस आते हैं, जैसे कि आपका बॉइलिंग हो गया, कटिंग हो गया, और यहाँ पे
ड्रायर हो गया, बॉइलिंग ड्रायर, कटिंग, ह्यूमिडिफायर, फिर उसके बाद पीलिंग, पीलिंग का मतलब होता है छिलका उतारना, राइट। फिर उसके बाद होता है ग्रेडिंग, ग्रेडिंग का मतलब होता है भाई ये ज्यादा सफेद है, ये थोड़ा सा येलोइश है, ये पिंकिश, पिंकिश वैसे होते नहीं है, राइट। तो ये इस तरीके से सेग्रीगेट किया जाता है रॉ काजू से लेकर के आपके घर तक जो काजू आता है वहां तक, राइट। तो आई थिंक ये आपको पहली बार समझ में आया, मतलब देखने को मिला है कि काजू इस तरीके से डेवलप होते हैं। और काजू का हमने सबसे प्रोमिनेंट जो शहर है, मतलब जो शहर तो नहीं, स्टेट ही बोल सकते हैं हम, जहां पे होते हैं वो है महाराष्ट्र। इसके बाद आता है तीसरा नंबर, ये सिंपल आपसे ये पूछता है कि जो सॉइल की एसिडिटी, मतलब सॉइल के अंदर अगर एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा, या फिर इसकी वजह से क्या आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा फसलों पे, राइट। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है वो हमें पता होना चाहिए। सवाल ये पूछ रहा है कि सॉइल की जब एसिडिटी इंक्रीज होती है उसके पीछे का कारण क्या है, राइट। इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो मैं आपको धीरे धीरे अभी क्या करूंगा समझाऊंगा, लेकिन क्यों होता है इसका सही जवाब है लीचिंग अवे ऑफ बेसिस। अब एक बात बताइए, आपके पास ये डब्बा है, इसके अंदर ए बी करके आपके पास क्या है, अलग अलग सेग्रीगेट रखे हुए हैं। इसके अंदर से अगर मैं बी निकालते जाऊं, हर बार मैं बी निकालूं, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास सिर्फ ए बचता है। और ये क्या है, एसिडिटी। बी मतलब बेस मैंने निकाल दिया, बेस आप निकालते जाएंगे एसिडिटी बढ़ती जाएगी, राइट। ओके, ये आपको आंसर मिल गया है। और ये मैंने आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत डायग्राम यहां पे लगा दिया है कि किस तरीके से हम जब एसिडिटी बढ़ जाती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अमोनिया फर्टिलाइजर का यूज करते हैं या फिर हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, किस तरीके से हम जो पीएच होता है मिट्टी का उसको मेंटेन करते हैं। चलिए, अच्छा, आप में से कुछ बच्चे पूछ रहे सर अगर एसिडिटी हो जाती तो क्या इसके अंदर फर्क देखने को मिलता है। अच्छा, आप अपने शरीर से इसको ना कंपेयर करके देखिए, जब आपके बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है कैसी आती है, एकदम खट्टी कड़वी डकारें आती है, यहाँ पे जलना स्टार्ट होता है, इसको बोला जाता है थ्रॉट बर्न। ऐसा ही अर्थ जो आपकी धरती होती है ना उसके साथ होता है। उसके बाद आता है सबसे सिंपल सा क्वेश्चन, जूम कल्टीवेशन कौन सी कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड है, बताइए। ट्राइबल पीपल, डेल्टा कल्टीवेशन, ड्राई फार्मिंग या फिर हिली पॉपुलेशन। 1 2 3 बहुत सही जवाब दे रहे बच्चे, डी इसका सही आंसर है, हिली पॉपुलेशन। देखिए जूम कल्टीवेशन क्या होता है, अच्छा मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू ही समझा देता हूं। कुछ इस तरीके से सबसे पहले क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर से जो घास होती है उसको जला के मतलब जला के साफ कर देते हैं। ये हो गई पहली स्टेज, राइट। इसमें से क्या किया, घास को जला के साफ कर दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लोग फसलें बोना स्टार्ट करते हैं। और ये पता कैसा एरिया है, ये पहाड़ी इलाका है। यहां से ये पूरा एरिया क्या किया, घास हटा दी, यहां से घास साफ कर दी। अब यहाँ पे वेजिटेशन हो रही है और उसके बाद यहां से वेजिटेशन को इस प्रकार हार्वेस्ट करके निकाल लिया जाता है। इसको बोला जाता है जूम कल्टीवेशन, जो कि किससे रिलेटेड है, हिली पीपल से, राइट। इसलिए ये पहाड़ है, आपको पहाड़ क्या रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि पहाड़ के ऊपर ये इस तरीके की कल्टीवेशन होती है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट सवाल, ये है आपका 5th सवाल, जो कि आपसे पूछ रहा है कि गोंडवाना हिल कहां पे लोकेटेड है, राइट। यहां पे बिल्कुल सही, अगर हम यहाँ पे इंडिया का मैप इस तरीके से ड्रॉ करके चले, ये बता रहा है ऊपर जम्मू कश्मीर आ जाता है, फिर उसके नीचे पंजाब आता है, फिर उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, यहाँ पे मध्य प्रदेश आ जाता है और नागालैंड आपके इस एरिया के अंदर आता है। तो बताइए इनमें से कौन से एरिया में ABCDE में आपको गोंडवाना हिल मिलेंगी, ये आपको मिलेंगी मध्य प्रदेश के अंदर, राइट। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। मध्य प्रदेश के अंदर आपको क्या मिलेगी, गोंडवाना हिल्स मिलेगी। उसके बाद आता है आपका छठा सवाल, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स, बताइए कौन सी ऐसी जनजाति है जिसकी मैक्सिमम जनसंख्या पाई जाती है, बताइए कौन सी ऐसी जनजाति है, बताइए बताइए बताइए। आपको टाइम दिया है, मैंने टाइम दिया है, बताइए। भील, संथाल, मुंडा एंड नागास। इसके अंदर आप एक चीज नोट कीजिएगा, जो मुंडा है, बिरसा मुंडा, यहाँ पे एक रिवोल्ट चला था जिसको मुंडा रिवोल्ट बोलते हैं। इसके जो हेड थे वो थे बिरसा मुंडा, और उनके नाम पे ये 25 साल की उम्र में इनको आप शहीद बोल सकते हैं या शहादत बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसलिए जब हम इंडिपेंडेंस मूवमेंट पढ़ते हैं तो इनका एक जो मूवमेंट आता है जिसको बोलते हैं मुंडा रिवोल्ट, और इसके अंदर इनको क्या दी जाती थी, अल्टीमेट फांसी दी जाती थी।
और जो झारखंड वाला एरिया है वहां पे इनकी जो लोकेशन है प्रोमिनेंट मानी जाती है। और मुझे ये बताइए कि कौन से स्टेट के अंदर वहां का जो हवाई अड्डा है जिसको एयरपोर्ट बोलते हैं उसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा हुआ है, मुंडा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी का जो सवाल है उसका राइट आंसर है संथाल। संथाल के जो लोग हैं उनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन पाई जाती है जब हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करते हैं। अब थोड़ा सा हम क्या करें, एरिया जानने की कोशिश करें कि जो संथाल के लोग हैं मिलते कहाँ हैं। ये इनकी कुछ प्रोमिनेंट लोकेशन है जहां जहां ये संथाल आपको मिल सकते हैं, राइट। मैक्सिमम आपको डेंसिटी कहां देखने को मिल रही है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, और ये तकरीबन आपको ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया है वहां पे आपको संथाल देखने को मिलता है। और यहीं से अगर आप इसको हिस्ट्री से कनेक्ट करें तो एक आया था संथाल अपराइजिंग, राइट। संथाल अपराइजिंग एक मूवमेंट था, इसके बारे में आपने पढ़ा है तो जरूर बताइएगा। ये मैंने उस वक्त जो संथाल अपराइजिंग की थी उसकी एक पिक्चर लगाई है ताकि आपको चीजें क्या हो, कनेक्ट हो पाए। ये इनका कल्चर है, इनकी जो वेशभूषा है, मतलब किस तरीके का इनका ड्रेसअप है, इस तरीके का ये ड्रेसिंग सेंस रखते हैं अपने पास। मतलब जो इनका कल्चर है वो इस तरीके से ये सेलिब्रेट करते हैं, जो भी नए फेस्टिवल होते हैं इनके वो इस तरीके से ये सेलिब्रेट करते हैं। अब इसके बाद आता है 7वां सवाल जो कि आपसे पूछ रहा है कौन सा राज्य पर एकड़ सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करता है, किसमें, फॉरेस्ट में, हाँ ऑफ फॉरेस्ट। अच्छा ये दोनों जुड़ गए हैं, अरे यहाँ पे ये जोड़ने नहीं है, टाइपिंग एरर हो चुका है। यहां पे देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर पर एकड़ सबसे ज्यादा वेल्थ आती है फॉरेस्ट की। समझा देता हूं कंसेप्ट क्या है। मान लीजिए ये मेरा है 1 एकड़ जमीन, हरियाणा में इसी 1 एकड़ के अंदर 100 किलो क्या होती है, जंगल से लकड़ी आती है। वहीं एक दूसरा राज्य है वहां पे आती है मात्र 50 किलो। वहीं एक और राज्य है जहां पे आती है 500 किलो। तो उसी 1 एकड़ के अंदर हरियाणा 100, झारखंड 50 और एबीसी ले लेते हैं, ए में है 100, फिर बी में है 50, फिर है 500। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है वो आगे देखेंगे कभी हमारा जो लेक्चर बनेगा ज्योग्राफी ऑप्शनल का, कि प्रोडक्टिविटी किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तो आ जाता है इरिगेशन आ जाता है, राइट। तो यहां पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आसाम। आसाम के अंदर जो जंगल होते हैं वहां से आपको पर एकड़ सबसे ज्यादा क्या मिलती है, वेल्थ मिलती है। इसके बाद आता है हमारा 8वां सवाल। अब तक बताइए जो 7 सवाल हमने किए हैं कितने सवाल सही हैं, आपके नीचे कमेंट में अभी बताइए कितने सवाल आपके अभी तक सही हैं। अरे बहुत सिंपल सवाल है ये। उसके बाद है आपका 8वां सवाल, बताइए विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट प्रोसेसेस ऑयल रिसोर्सेस बेस्ड ऑन देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन। इसका मतलब यह है कि कहां से इंडिया के अंदर जो क्रूड ऑयल है और उसको प्रोसेस करने की जो जगह है एग्जैक्ट उसी जगह पे बनाई गई है। वैसे अगर यहाँ पे बॉम्बे हाई होता तो वो भी आंसर हो सकता था, लेकिन अभी देखिए आपके पास कौन सी जगह है। क्या केरल में ऐसी कोई लोकेशन है, नहीं है केरल के अंदर, तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग आंसर। नागालैंड में भी नहीं है, मेघालय में नहीं है, और कहां मिलती है आपको, आसाम में, और इसको क्या बोलते हैं, डिगबोई। ठीक है, डिगबोई के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर जो कि है ब्लैक पैगोडा इज इन। शब्द को समझते हैं सबसे पहले। देखिए ब्लैक का मतलब तो काला होता है, पैगोडा जो होता है वो डिपिक्ट करता है पत्थर को। तो यहां पे एक टेम्पल है जिसको कोरनाक टेम्पल बोला जाता है, जिसको जगन्नाथ के टेम्पल से भी जाना जाता है। जब समुद्र से आ रहे होते हैं ना जहाज, जब यहां से समुद्र की तरफ से जहाज एंटर करते हैं किसकी तरफ, कोस्ट की तरफ, तो सबसे पहली जो चीज दिखाई देती थी वो एक ब्लैक कलर का मंदिर दिखाई देता था। और जब ब्रिटिशर्स पहली बार आए थे इंडिया के अंदर, उन्होंने इसको क्या बनाया था, एज ए लैंडमार्क बनाया था। अच्छा, लैंडमार्क से एक वो डायलॉग याद आया जिसमें केजीएफ में बोलता है कि जो चिट्ठी है वो लैंडमार्क की वजह से अपने सही एड्रेस के ऊपर आती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ब्लैक पैगोडा क्या हुआ करता था, एक लैंडमार्क हुआ करता था। और ये कहां पे है, कोरनाक सन टेम्पल के नाम से इसको जाना जाता है, राइट। इजिप्ट में तो ये बहुत अलग हो गया, वहां पे पिरामिड मिलते हैं। इसके बाद आज का आपका आखिरी सवाल, द क्रॉप विच इज सोन विद कमेंसमेंट ऑफ मॉनसून। मॉनसून के आते ही कौन सी फसल बोई जाती है, बताइए। रबी, खरीफ, कैश क्रॉप,
अरे मैंने आपको आंसर बता दिया। तो राइट आंसर है खरीफ। रबी होती है कब बताइए। मैंने बताया था एक शॉर्ट फॉर्म, मैंने बताया था कि इस तरीके से अर्थ, एक डायग्राम मैंने बनवाया था आपको, और अर्थ को इस तरीके से डिपिक्ट किया था, सेंटर में क्या था, सन, और मैंने बताया था कि रबी कहाँ आएगा, खरीफ कहाँ आएगा। जब आपको क्या चाहिए होती है, गर्मी चाहिए होती है, तो आप रब से क्या करते हैं, सर्दियों में ही तो दुआ करते हैं, अरे रब्बा थोड़ी सी तो हमारे पे मेहरबानी करो, गर्मी दे दो हमें। खरीफ में क्या बोलते हैं, अरे अरे गर्मी बहुत खराब है, राइट बोलते हैं ना। तो इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं। कैश क्रॉप क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ कैश के लिए उगाई जाती है, जैसे आपकी कॉटन है, राइट, कॉटन आपकी कैश क्रॉप में आती है। किसी किसी के लिए जो व्हीट है वो भी कैश क्रॉप में आ सकती है, राइट, व्हीट हो गई कैश क्रॉप में। आपके जो मस्टर्ड जो होती है, जिसको सरसों बोला जाता है, वो भी आपकी कैश क्रॉप में आती है, राइट। डिपेंड करता है किस फार्मर ने किस प्रोस्पेक्टिव से उसको बोया है, वो उसके लिए क्या कहलाएगी, उसकी कैश क्रॉप कहलाएगी। तो यहां पे होता है हमारा लेक्चर समाप्त। बताइए लेक्चर समाप्त होते ही आपको क्या करना होता है। मात्र 16 मिनट में हमने कितने सवाल कर लिए, 10 सवाल कर लिए विद देयर एक्सप्लेनेशन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू रीड, रिपीट, रिवाइज एंड रिकॉल, ताकि ये सवाल हो जाए माइंड के अंदर एकदम फिक्स। अब बताइए किस तरीके से हमने कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करके देखा, चीजें आपको क्या हो पाई, याद हो पाई। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम लेते हैं आपसे विदा आज के लिए। लेक्चर को देखने के लिए शुरू से लेकर के आखिर तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला लेक्चर आपको 19 तारीख को मिलने वाला है। ये लेक्चर आपको 1 से 2 घंटे के अंदर लाइव हो जाएगा। आप इसको जरूर देख लीजिए, देखिए, पढ़िए। जो पॉइंट आपको लगता है कि सर यहाँ पे ये और अच्छे से आप एक्सप्लेन कीजिए, अगले लेक्चर के अंदर हम उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो मैं लेता हूं आपसे विदा। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वो होगा आपका Day 2 ज्योग्राफी का। उसके अंदर चीजें थोड़ी सी क्या होंगी, लेवल अप करेंगे हम, राइट। ये पहला दिन था इसलिए हमने थोड़ा सा लाइट रखा इसको, ताकि बहुत सारे बच्चे हमारे जो चैनल को देखते हैं और इसके अंदर जो सवाल हैं वो उनके लेवल का हो। धीरे 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 भाई, अब इसे तो 82 डेज है, लेकिन हमें इन 82 को जो 82 डेज है ना प्रीलिम्स के लिए, उसका एकदम परफेक्टली हमें क्या करना है, उसको यूटिलाइज करना है, राइट। कैमरा ऊपर है मुझे पता है, मैं देख रहा हूं नीचे, क्योंकि बच्चे सारे यहाँ पे मुझे नीचे दिखाई देते हैं, राइट। ये मैं जैसे ऊपर करता ना, ये लाइट की फ्लैश आती है, इसलिए मैं हमेशा फेस नीचे रखता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।